अच्छा ये बताएं, आप किसी को ऐसे एडवाइस देंगी कि आज कल की मॉडर्न एज में कोई टेकअप करे क्लासिकल सिंगिंग या सेमी क्लासिकल सिंगिंग को एज अ प्रोफेशन? मेरा तो ख्याल है जी कि अगर आपने बिल्कुल कोई पॉप म्यूज़िक भी गाना है या आपने हिप हॉप भी गाना है तो क्लासिकल म्यूज़िक की ट्रेनिंग के बगैर ये मुश्किल है। अगर वो क्लासिकल सिंगिंग सीखेंगे तो उसके बाद वो जो भी गाएंगे वो बहुत अच्छा होगा, बेहतर होगा, बहुत अच्छा होगा। क्लासिकल म्यूज़िक आप सीख के उसके बाद जो मर्जी गाएं, मगर क्लासिकल म्यूज़िक सीखना तो ज़रूर है। ठीक है, मतलब वो इस तरह है कि जैसे आपने ABC नहीं सीखा और अंग्रेज़ी सीखने की कोशिश की है, तो इसी तरह हर गाने के लिए मौजू है कि वो पहले क्लासिकल म्यूज़िक की कुछ ट्रेनिंग ले लें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपको आज आपके साथ में खुशामदीद कहती हूँ। नाजरीन, हमारा आज का शो जो है वो कुछ स्पेशल है और मेरे लिए ख़ास तौर पे स्पेशल है क्योंकि हमारी आज की गेस्ट जो हैं उनको ना सिर्फ मैं पर्सनली बहुत पसंद करती हूँ बल्कि एज अ पर्सन बहुत लुक अप टू भी करती हूँ। इनकी इंट्रोडक्शन में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये महफिल जो आज सजी है कोई इसमें उनसा हो तो सामने आए। आइए मिलते हैं हमारी आज की शो की गेस्ट सिंगिंग डीवा मिस तायरा सैयद से और उनके साथ हैं उनके बेटे हसनैन बुखारी से और इनसे पूछते हैं इनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ सवाल। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। अच्छा ये बताएं तायरा जी, मेरा पहला सवाल जो है आपके सिंगिंग करियर के हवाले से, अब आप माशाल्लाह पाकिस्तानी सिंगिंग इंडस्ट्री में एक लेगेसी कंसिडर की जाती है, तो क्या रीज़न है कि आजकल आपकी इतनी टीवी अपीयरेंसेस नहीं होती? एक तो बात ये जी कि मैं साल में काफ़ी महीने बाहर होती हूँ और दूसरी ये वजह है कि PTV के अलावा कोई गज़ल या कोई सीरियस म्यूज़िक के प्रोग्राम्स नहीं होते बाकी चैनल्स पे, इसलिए जब मुझे मेरी ज़रूरत होती है तो मुझे बुला लेते हैं और अगर नहीं बुलाते तो दैट्स द रीज़न आई एम नॉट ऑन TV। लेकिन आप वैसे फील करती हैं कि क्लासिकल सिंगिंग का स्कोप जो है ओवर द इयर्स कम हो गया और ये भी एक रीज़न है इनएविटेबली जिसकी वजह से मेरा ख्याल है गज़ल तो हमेशा पॉपुलर रही है और पॉपुलर रहेगी। इट इज़ जस्ट दैट हमारे जो नए चैनल हैं वो उनकी जो टारगेट ऑडियंस है वो टीनेजर्स और यंगस्टर्स हैं और उनका इंटरेस्ट ज़्यादा फास्ट म्यूज़िक में है, मॉडर्न म्यूज़िक में है। सो इसलिए वो क्योंकि अबव 40 को नहीं केटर करते, इसलिए मेरा ख्याल है कि गज़ल सिंगिंग आपको TV पे कम नज़र आती है, एज आई सेड PTV के अलावा। आप समझते हैं वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है इसमें कोई? नहीं, ये दिस इज़ जस्ट कि जो हमारे TV चैनल्स हैं वो अभी तो पॉपुलैरिटी और वो गेन कर रहे हैं व्यूअरशिप, तो उनको फ़िलहाल अट्रैक्ट करनी है वही ऑडियंस जो ज़्यादा देखती है TV, और वो हमारे यंगस्टर्स हैं। और बाकी यही यंगस्टर्स जब बड़े होंगे तो दे ऑटोमेटिकली कम टुवर्ड्स क्लासिकल म्यूज़िक। हाँ, हर चीज़ की एक एज होती है, कह रहा होता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह। अच्छा आप बताएं, आप इनके बेटे हैं तो आपका कभी रुझान नहीं हुआ सिंगिंग की तरफ आने का? जी नहीं, खुद कभी इतना कोई शौक भी नहीं था। आई थिंक अम्मी ने खुद भी कोई ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं की, सो इस वजह से। अच्छा, तो आप क्या करते हैं? मैं वैसे वकील हूँ जी, बाय प्रोफेशन। हाँ जी। अच्छा, तो वैसे भी कंसिडरिंग कि आपके दोनों पेरेंट्स कितनी स्ट्रॉन्ग TV पर्सनालिटीज़ हैं, आपने कभी नहीं सोचा कि आप मीडिया को टेकअप करें एज अ प्रोफेशन? जी बिल्कुल, था मुझे भी शौक एक ज़माने में करने का। एक्चुअली किया था कुछ देर के लिए, इनफैक्ट आप ही के साथ इंसाफ 24/7 शॉर्ट लिव था काफ़ी। वो वही इस मकसद से था कि मैं अपना TV पर शौक अपना पूरा कर लूँ, लेकिन अब कर लिया है। आई थिंक अब वक्त है वकालत पर ज़्यादा फोकस करने। आइंदा कोई प्लान्स नहीं आपके वापस टेलीविजन में आने के? ना, इंशाल्लाह इन द लॉन्ग रन, लेट्स सी। अभी आई थिंक काफ़ी स्कोप है मीडिया पर आकर हमारी सोच बदलने का और लोगों को तालीम देने का। और एजुकेटेड यूथ की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जी बिल्कुल, टेलीविजन एजुकेटेड में। यूथ ही नहीं, हमारी पॉपुलेशन को ही एजुकेट करने की बहुत ज़रूरत है। बहुत ऐसी आजकल चीज़ें हो रही हैं जिससे ये नहीं लगता कि हमारी एजुकेशन सफिशेंट है, अभी तालीम हमें और चाहिए, एंड मीडिया इसमें बहुत बड़ा एक रोल प्ले कर सकता है इंशाल्लाह इन द लॉन्ग रन, इफ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी। तो यू प्लान टू कम बैक? चलें। लुक इनटू इट डेफिनेटली। अच्छा ये बताएं आपकी वालदा के हवाले से कि आपका किस किस्म का रिलेशनशिप है इनके साथ? बहुत अच्छा रिलेशनशिप है एक्चुअली माशाल्लाह। तो बहुत मेरी मतलब कि दोस्त भी हैं, बहन भी हैं, वालदा भी हैं, मतलब कि हर चीज़ का एक वो है। और इस तरह आई थिंक हम लोग बहुत खुलकर बहुत बेतकल्लुफ़ी से बात कर सकते हैं, जिसका बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि मैं एक वालदा से बढ़कर एक दोस्त के तौर पर भी देख सकता हूँ मम्मी को। तो शी इज़ मोर लाइक अ फ्रेंड टू यू इन दैट जी सेंस। बिल्कुल, she always has। एक पर्सनालिटी ट्रेट जो आप इनमें आइडियलाइज करते हैं एज अ मदर, वो क्या होगा?
आई थिंक इस मामले में अम्मी हमेशा अगर कोई किसी भी रिश्तेदारी से किसी भी रिश्ते के बारे में उसे बेहतर कैसे करना है या उसमें कैसे उससे अपना बिहेवियर कैसा होना चाहिए, अपना रवैया कैसा होना चाहिए, उसके लिए अल्टीमेट मेरे लिए अगर कोई है जिससे पूछ सकता हूँ तो वो अम्मी है, क्योंकि माशाल्लाह इनकी जिस तरह के रिश्ते हैं अपने बहन भाइयों से, अपने ख़ानदान से, हमारे से और सबसे रहे हैं, मुझे काफ़ी खुशी होती है। तो एक तरह से आपका ये गाइडिंग फोर्स है दुनियादारी में, आपको बताती हैं उस तरह से, ये आपके कहने का मतलब है? बिल्कुल जी, मेरे लिए भी और मेरी बहन के लिए भी। आई थिंक हम दोनों से अगर पूछेंगे तो हमारी सारी खूबियाँ जो हमारे में हैं, हम कहते हैं कि काफ़ी हद तक वालदा की वजह। कमिंग बैक टू यू, आपसे मेरा सवाल था पहले तो ये था कि आप हम आपकी क्यों इतनी कम पेरेंट्स देखते टेलीविज़न पे, लेकिन ये बताएं कि आप आई किस तरह इस प्रोफेशन में? बड़ा सिंपल है। माय मदर वाज अ सिंगर एंड उनका शौक़ था कि मेरे बच्चों में से कोई सिंगिंग में आए, और उनकी तो ख्वाहिश थी कि मेरे बाकी बहन भाई भी गाना सीखें और गाएं, मगर बाकी बहन भाइयों ने नहीं सीखा, और मैं क्योंकि सबसे छोटी थी तो फिर मम्मी ने यही सोचा होगा कि इसके बाद तो कोई चांस नहीं है, तो उन्होंने फिर मुझे सिखाया और मुझे उस्ताद रख के दिया। नेचुरल सी बात थी, बिकॉज आई वाज द मदर ऑफ अ ग्रेट सिंगर। आप फंस भी गई बिकॉज आप सबसे यंगेस्ट थी, वरना वो स्ट्रेस किसी और सिबलिंग पे भी जा सकता। जी, वो जाने की कोशिश की थी, मगर वो लोग थोड़ी देर के बाद तंग आके उन्होंने छोड़ दिया सीखना। मगर मैं क्योंकि घर पे थी और छोटी थी और मम्मी की सारी कंसंट्रेशन मेरे पे थी, तो इसलिए उनको खुश करने के लिए मैंने गाना सीखा, और उनको खुश करने के लिए ही मैं टेलीविज़न पे आती रही। फिर तो आपने उनको बहुत ज़्यादा खुश कर दिया। मेरा ख़्याल है कि उनको ये ख़ास थी खुशी और एक सेटिस्फैक्शन कि उनका म्यूज़िक जो है वो आगे चलेगा और कोई उनका नाम ज़िंदा रखने वाला है। तो आई थिंक दैट वाज अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस फॉर हर। मेरी इंस्पिरेशन वालदा भी नहीं थी एक्चुअली, मेरी इंस्पिरेशन कोई भी नहीं था, क्योंकि मैं तो चाहती नहीं थी कि मैं सिंगर बनूं या मैं गाने की तरफ आऊं। तो मुझे तो मम्मी जब प्रैक्टिस करती थी तो मुझे बहुत बोर मैं फ़ील करती थी, और मैं बड़ी इस बात को रिग्रेट भी करती थी कि मुझे सीखना पड़ गया है। और क्योंकि गाना सीखना एक बहुत ही बोरिंग और टीडियस काम है, और किसी बच्चे को अच्छा नहीं लगेगा। और मम्मी ने मुझे 12 साल की उम्र से सिखाना शुरू किया, तो इसलिए मैं इंस्पायर तो बिल्कुल नहीं हुई उनसे। मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मैं उनकी तरह बनूं। सो ये एक समझे एक एक्सीडेंट था। आपने ठोसी की, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, बिल्कुल। आप क्या समझती हैं कि ये सिंगिंग जो होता है ये एक लर्न टैलेंट होता है या इट्स समथिंग इनबॉर्न नेचुरल होता है? देखिए, कई लोगों को तो अब मैंने देखा है जो कहते हैं कि उन्होंने बिल्कुल नहीं सीखा और वो बहुत अच्छा गाते हैं। तो इसलिए मैं तो कहूँगी कि इनबॉर्न भी होता है और सिखाया जा भी सकता है। और मैं इनबॉर्न तो नहीं थी, क्योंकि मुझे नहीं याद 12 साल की उम्र से पहले मैंने कभी गाया हो या मेरी कोई ऐसी रिमार्केबल चीज़ किसी को नज़र आई हो स्कूल में या कहीं पे मैं कभी गाती थी। मगर दैट वाज ओनली बिकॉज घर पे हमारे गाना एक
अम्मी को फ़ोन करते हुए लोगों को या कहते हुए कि प्लीज़ मेरा प्रोग्राम करा दें या कर लें, सिर्फ जब कोई खुद कहे तो तब ये सोचती भी हैं इस बारे में, वरना इन्हें कोई शौक नहीं ज़्यादा टेलीविज़न। लेकिन मैं तो समझती हूँ माशाल्लाह ज़रूरत ही नहीं है इस चीज़ की, अभी माशाल्लाह उस नहीं स्टेज पे ज़रूरत, अपनी और इसमें ज़िंदगी भी का। बहुत इज्जत है कि लोगों के पीछे भाग भाग कर ना ज़्यादा किया जाए। She can afford to be selective. She has been and she it could, I mean पैसे ज़्यादा शायद बन जाए अगर वो जा के लोगों को कहें जी करें और शो करें। अच्छा ये बताएं, आपने पहले शुरुआत की अपने रेडियो से, उसके बाद अब यू मूव्ड ऑन टू टेलीविज़न, तो अगर आज आपको कंपेयर करना पड़े अपना रेडियो एक्सपीरियंस विद योर टेलीविज़न एक्सपीरियंस, आप किस तरह करेंगे उनको कंपेयर? दे आर टोटली डिफरेंट फील्ड्स, उनको कंपेयर कर ही नहीं सकते आप। रेडियो इज़ जस्ट यू गो इनटू अ रूम एंड यू रिकॉर्ड एंड यू सिंग ऑन अ माइक एंड कोई आपको देख नहीं रहा, कुछ नहीं है। और टेलीविज़न पे हर चीज़ जो है उसका मतलब अपीयरेंस पे एम्फेसिस होता है, आपकी ड्रेसिंग पे होता है, आपके गाने पे भी होता है, फोटोग्राफी पे, मतलब जो आपका गाना है वो इम्पोर्टेंट नहीं रहता, बाकी बहुत चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं कि लाइट कैसी है और प्रोडक्शन कैसी है। रेडियो वाज लाइक वन साइडेड कि आपने वो जाके माइक में गा दिया एंड दैट्स इट। मगर टीवी का तो मज़ा आता था कि लोगों से बातें होती थी, फिर आप रिकॉर्डिंग करते थे, फिर आप देखते थे उसका रिज़ल्ट, वो बड़ा अच्छा, इट वाज अ गुड फीलिंग। आपने LLB भी किया, ठीक है, एंड उसके बाद आपने प्रैक्टिस भी किया कुछ अरसे के लिए, तो क्या रीज़न है कि आपने लॉ को एज अ प्रोफेशन प्रॉपर्ली नहीं टेकअप किया? मुझे लॉ बड़ा बोरिंग लगता था, और क्योंकि मैं टीवी पे उन दिनों में आ चुकी थी, तो फिर ये था कि अगर मैं लॉ प्रैक्टिस करूँगी तो फिर टेलीविज़न का काम नहीं करूँगी। सो मैंने फिर ऑप्ट किया फॉर सिंगिंग, क्योंकि ये आसान लगता था और ये एक ऐसी चीज़ थी जो मैं कर चुकी थी और मेरे लिए अब मुश्किल नहीं रहा था। वैसे आपने कितना अर्सा प्रैक्टिस किया? मैंने लॉ 2 साल प्रैक्टिस किया, और वो भी अपने ब्रदर इन लॉ के ऑफिस में, और वहाँ पे हमारा मेरा ख्याल है दूसरा बैच था लड़कियों का लॉ कॉलेज में, उसमें हम 3-4 लड़कियाँ जो थीं वो ज़फ़र भाई के पास इंटर्नशिप कर रहे थे, तो 2 साल पे मैंने वहाँ काम किया। अच्छा, आपकी वालदा के बारे में तो हमने आपसे पूछा, लेकिन अपनी नानी के बारे में कुछ बताएं, उनके साथ आपका किस किस्म का रिलेशनशिप था? जी, उनके साथ भी अच्छा था। ये आई वाज लकी, मेरी खुशकिस्मती थी कि मेरी उम्र काफ़ी थी जब वो थी इस दुनिया में, और उनके फौत होने से पहले मैं यहाँ ही था, उनके साथ काफ़ी वक्त गुजारा। उनका काफ़ी इंटरेस्टिंग था। हमारा टिपिकली पाकिस्तान में ये होता नहीं है, लेकिन हमारी हेड ऑफ़ द फैमिली हमारा एक खातून थी, और वो हमारी नानी थी, और अल्टीमेटली उनका से होता था। अगर किसी ने भी कुछ करना होता था या हर चीज़, हर काम में, हर फंक्शन से पहले अल्टीमेट उनकी से होता था कि उनसे पूछ लेते थे सारे कि अच्छा आप खुश हैं और आपको ये पसंद है। सो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, एंड माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड औरत थी। वैसे आप अगर कंपेयर करें अपनी नानी को और अपनी वालदा को, तो क्या सिमिलरिटीज़ देखते हैं? ज़ाहिर है एक तो आवाज़ दोनों की अच्छी है। As people आई थिंक मेरी नानी का भी एस्थेटिक सेंस, या शी वाज वेरी आर्टिस्टिक, अपार्ट फ्रॉम गाना वो स्टिचिंग भी करती थी, वेरियस थिंग्स, लाइक खाने में भी शी वाज अ culinary expert, so anything which required creativity या आर्ट समझ लें, उसमें वो बहुत अच्छी थी। और ये क्रिएटिव सीख आपकी वालदा अम्मी में भी है। अम्मी के डिजर्ट्स अगर आप खा लें तो आई थिंक काफ़ी बेकरीज बंद करा दें अगर। और आप में कितनी है क्रिएटिव स्ट्रीक? मैं जी बस अब थोड़ा मैं पेंटिंग कर लेता हूँ और मैं बातें बना लेता हूँ उसी तक। इंशाल्लाह एक दिन किसी फ़नी मेरे में होगा आर्ट। सायरा जी, आप ये बताएं, आपका बड़ा शॉर्ट लिव लीगल करियर था, लेकिन इसमें कोई भी आज अगर आप कोई मेमोरेबल इंसिडेंट याद करती हो, जिस तरह अगर आप कभी गई हो, लोगों ने आपको एसोसिएट किया, याद किया हो दैट यू नो यू आर अ टीवी पर्सनालिटी, होता है इस तरह से, पीपल जजेस भी रिकॉग्नाइज करते हैं, लॉयर्स भी करते हैं? हाँ जी, अक्सर होता था। मैं 2-3 दफ़ा गई थी विद सीनियर लॉयर्स कोर्ट में, और उन्होंने कहा कि जी ये केस बाद में करेंगे, पहले आपसे ज़रा बात शात कर लें। Really? हाँ, सो इट वाज नाइस। मगर फिर मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी गई थी, और वहाँ भी क्योंकि ऑब्वियसली आदी नहीं है लोग लड़कियों को देखने के, उस ज़माने में तो बिल्कुल नहीं थे, और फिर दूसरा ये कि आई वाज वेल नोन फ्रॉम टेलीविज़न, तो वो काफ़ी लोग हुए थे, लाइक सनसनीखेज़ एक वाक़या था उनके लिए। सो बट इट वाज, आई एम श्योर, एक होता एंजॉयबल एक्सपीरियंस होता है कि आपको स्पेशल अटेंशन मिल रही होती है। हाँ, इट वाज एंजॉयबल, मगर कभी कभी आपको वो भी एम्बैरेसमेंट भी होती है ना कि बहुत से लोग आपको देख रहे हैं और आप एक प्रोफेशनल माहौल में जा रहे हैं,
तो है, इट इज़ देयर। अच्छा ये बताएं, आपने 85 में यू अपेयर्ड ऑन दी कवर फोटो ऑफ नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन, तो ये किस तरह से हुआ, किस तरह से उन्होंने आप लोगों को ये इस तरह हुआ कि मैं एक शादी पे गई हुई थी जहाँ वो फ़ोटोग्राफ़र और उसकी बीवी आए हुए थे। तो उन्होंने मुझे देखा इसी लिबास में जो कवर पे मैंने पहना हुआ है, और उन्होंने कहा कि हम मुग़ल आर्किटेक्चर पे एक करने आए हैं फ़ीचर, और हमें एक ऐसी शक्ल चाहिए जो मुग़ल टाइम्स को रिप्रेजेंट करे। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप कर देंगी फ़ोटोग्राफ हमारे लिए? मैं कहा कर दूंगी। सो उन्होंने कहा यही जो आपने पहना हुआ है यही पहन के आप वहाँ आए। और रैंडमली हाँ। तो बस फिर मैं वहाँ गई शालीमार गार्डन्स और तस्वीर खिंचवाई, और फिर उसके बाद 1 साल 2 साल मुझे कोई ख़बर नहीं थी उनकी। फिर मैं अमेरिका गई हुई थी अपने कॉन्सर्ट के लिए, तो वहाँ पे जब ब्रेक हुई तो किसी ने ला के मुझे मैगज़ीन दिया कि मुझे साइन कर दें। तो तब मुझे पता चला कि कवर पे आई है और वाकई नेशनल ज्योग्राफिक के ऊपर और बहुत खूबसूरत थी। हाँ, वो बड़ी अच्छी तस्वीर थी। अच्छा, आप अमेरिका में भी परफॉर्म करती हैं, अभी आपने मेंशन भी किया, उस हवाले से बताएं कि आप क्या डिफरेंस देखती हैं अपने यूएस के ऑडियंस में और अपने पाकिस्तानी ऑडियंस में? देखिए, पाकिस्तान में तो मैंने बहुत कम लाइव शोज़ किए हैं, मेरा ख्याल है गिनती के होंगे 4 या 5 या 10 व्हाटएवर, और जो मैंने यहाँ किए हैं वो 50-60 चैरिटी शोज़ किए हैं जी। तो जब चैरिटी शो होता है उसके लिए जो ऑडियंस है वो काफ़ी वाकफियत से बुलाई जाती है, या उनको पब्लिकली टिकट नहीं बेचे जाते, तो जिनके वाकिफ़ होते हैं वही ख़रीदते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है एक्सक्लूसिव होता है, तो इसलिए वो तो बहुत अच्छी ऑडियंसेस रहती हैं हमेशा। मुझे कभी ऐसा वाक़या नहीं हुआ, कोई पेश आया जिसमें कोई ऑडियंस राउडी हो या शोर मचाए या कुछ, तो इसीलिए मैं हमेशा चैरिटी शोज़ करती थी कि मुझे कभी किसी की बदतमीज़ी बर्दाश्त ना करनी पड़े। तो अभी भी जब मैं करती हूँ कोई शो तो वो किसी अच्छे लेवल का या कोई कंपनी का हो तो फिर आई डू दैट, या गवर्नमेंट का हो। तो क्वालिटी ऑफ ऑडियंस एक बहुत इंपॉर्टेंट, मैं समझती हूँ क्वालिटी ऑफ ऑडियंस जो है वो यहाँ भी और अमेरिका में भी मेरे गाने सुनने के लिए जो आती है वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वो लोग आएंगे ही नहीं जो पंजाबी गाने या फिल्मी गाने सुनने चाहें। उनको पता है कि मेरा म्यूज़िक किस तरह का है, तो मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं पेश आई। वहाँ भी और यहाँ भी बहुत अच्छी ऑडियंसेस। कई लोगों के लिए क्वांटिटी परफॉर्मेंस की, ऑडियंस की ज़्यादा मैटर करती कंपेयर टू द क्वालिटी, लेकिन जनरली आप क्या देखती हैं, आपको कितना वार्म वेलकम मिलता है कंपेयर टू यूएस एंड कंपेयर टू पाकिस्तान, अगर आप कंपैरिजन करें? कंपैरिजन ये है कि पाकिस्तान में ऑब्वियसली मैं पाकिस्तान में रहती हूँ, यहाँ लोग मुझे देखते हैं, मिलते हैं, इसलिए उनका वो आदी हो चुके हैं मेरी प्रेजेंस से। तो अमेरिका में जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ पे लोग तरसे होते हैं अपने मुल्क के लोगों से मिलने के लिए, स्पेशली कोई सेलिब्रिटी आ जाए तो उनके लिए बड़ी एक वो अच्छी चीज़ होती है और वो बड़ा एंजॉय करते हैं। तो आई थिंक वहाँ पे ये है कि वो सब तस्वीर खिंचवाना चाहते हैं, सब आके ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब आई है, फिर पता नहीं कभी आएगी या नहीं। पाकिस्तान में ये है कि आई एम हेयर ऑल द टाइम, सो ऑब्वियसली देयर रिस्पॉन्स इज़ डिफरेंट। जनरली किस तरह से करती हैं कंपेयर इंडियन सिंगिंग इंडस्ट्री को विद पाकिस्तानी, बिकॉज एक बड़ा ऑफ द ईयर्स मेरा तो ख्याल है कि वी हैव अ लॉट टू बी प्राउड अबाउट, क्योंकि इंडिया की इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इतने इट्स सच ए ह्यूज कंट्री जहाँ पे गाने को और एक्टिंग को बहुत अच्छा समझा जाता है, मगर फिर भी हमारे आर्टिस्ट, एक्टर्स हों, सिंगर्स हों, उनको वहाँ पे बुलाते हैं, उनसे परफॉर्म करवाते हैं, कई मूवीज़ के गाने गाते हैं। तो मेरा तो ख्याल है कि हमारा वी हैव नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ, वी शुड बी वेरी प्राउड ऑफ आवर पीपल जिन्होंने इंडिया जैसी जगह पे इतना इम्पैक्ट क्रिएट किया है। बिल्कुल, कंसिडरिंग उनकी म्यूज़िक इंडस्ट्री हमसे इतनी ज़्यादा बड़ी है। बिल्कुल। लेकिन आप ये नहीं समझती कि एक तरह की डीमोटिवेशन, जिस तरह हमारे इतने सिंगर्स हैं, राहत फ़तेह अली ख़ान, आतिफ़ असलम, अदनान समी, सब पाकिस्तान से गए, पाकिस्तान में उनको वो ड्यू अप्रिसिएशन नहीं मिली, लेकिन वही लोग जब इंडिया गए तो वहाँ जाके वो हिट हो गए। नहीं, ड्यू अप्रिसिएशन बिल्कुल मिली। मेरा ख्याल है जितना पॉपुलर राहत या आतिफ़ पाकिस्तान में था, वो यहाँ पॉपुलर होते हैं तो वो बुलाते हैं। इस तरह तो नहीं है कि वो अंधेरे में टटोल के कोई आर्टिस्ट निकाल लेते हैं, पहले वो आर्टिस्ट पाकिस्तान उसको फेमस करता है तो तब वो बुलाते हैं। इट्स नॉट लाइक दे फाइंड समबडी ऑन देयर ओन। आई मीन, मुझे अगर वो जानते हैं तो इसी वजह से जानते हैं कि मैं पाकिस्तान में मशहूर हूँ या पाकिस्तान ने मुझे क्रिएट किया है। इसी तरह राहत वाज नथिंग बिफोर पाकिस्तान मेड हिम राहत। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान उनको बिल्कुल ड्यू रिस्पॉन्स देता है
तो फिर इंडिया उनको पकड़ता है। वैसे जनरली क्या प्रेफर करती थी आप? प्रेफर करती थी कि आप सोलो करें परफॉर्म, उनके साथ करें? नहीं, मुझे हमेशा ज़्यादा अच्छा लगता था मामी के साथ परफॉर्म करना, क्योंकि मेरे ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि प्रोग्राम अच्छा हो या गाना अच्छा हो। मुझे पता था कि वो इतना अच्छा गाएंगी कि मेरी इतनी परफॉर्मेंस पे किसी का एम्फेसिस नहीं रहेगा। और वही होता था कि जब मम्मी और मैं कहीं गाते थे तो उनको बहुत गाने की बहुत दाद मिलती थी और मैं उनके साथ एक अकम्पनिस्ट के तौर पे होती थी। लेकिन आपको नहीं लगता था इस प्रोसेस में आपकी अपनी आइडेंटिटी जो है वो कम हो गई? नहीं, मेरी कोई आइडेंटिटी है ही नहीं। मेरी तो आइडेंटिटी है ही नहीं एज अ सिंगर। मैं तो जो भी हूँ या जैसे भी बनी हूँ, इट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ माई एफिलिएशन विद माई मदर। तो अगर वो ना होती तो मैं कुछ भी ना होती। सो आई एम वेरी हैप्पी इफ़ आई एम एसोसिएटेड विद हर, या कि मेरा नाम उनकी वजह से मशहूर हो। आई एम हैप्पी विद दैट। बताएं आप एक पब्लिक फिगर हैं, ठीक है, पब्लिक प्लेसेस में जाती हैं तो लोग आई एम श्योर अप्रोच भी आपको करते होंगे, तो किस तरह से लेती हैं आप? डू यू कंसिडर इट एज अ इंटरफेरेंस विद योर प्राइवेट लाइफ? एंजॉय करती हैं इसे? मैं तो इसको बड़ा एंजॉय करती हूँ और जहाँ भी मैं जाऊँ वहाँ मुझे स्पेशल अटेंशन मिलती है। लोग बहुत प्यार से मिलते हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं, दूर दूर से आते हैं देखने के लिए। तो ये तो मेरा ख्याल है अल्लाह की देन है कि आपको कोई पहचाने और आपको रिकग्नाइज़ करके आपकी इज़्ज़त करे, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। ये बताएं तायरा जी, आप अपने आप को एज ए पर्सन अगर आपको डिस्क्राइब करना पड़े तो क्या वो 2-3 प्रीडोमिनेंट पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं आपके? व्हाट आई वुड लाइक इज़ कि मुझे लोग समझें कि मैं एक अच्छी दोस्त हूँ अपनी दोस्तों की, और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अपनी फ्रेंड्स के लिए एक अच्छी दोस्त साबित हूँ। और एट टाइम्स आई एम सोबर ऑल्सो, एट टाइम्स आई एम नॉट। आई ट्राई टू हैव अ sense of dignity all the time, and that is how I would like to be perceived as being dignified. लेकिन आप क्या समझती हैं एज अ पर्सन आप में क्या ड्रॉबैक्स हैं? एक सेल्फ इवैल्यूएशन होती है ना बंदा। जो मैं ज़्यादा अपने बारे में रिग्रेट करती हूँ वो है कि कभी मैं गुस्सा ज़्यादा कर लेती हूँ या मैं इम्पेशेंट हो जाती हूँ। मैं लोगों की स्टोरीज सुन के या उनके हालात सुन के मैं बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर उसका एक असर होता है, जिससे मैं फिर बहुत डिप्रेस्ड फील करती हूँ। जब मैं कोई अपनी कहानी सुनाए मैं फिर उस चीज़ में डिप्रेस हो जाती हूँ और आई स्टार्ट फीलिंग बैड एंड आई स्टार्ट हेटिंग माई लाइफ एंड आई जस्ट फील के लोगों के ऊपर इतनी मुसीबतें हैं और इतना प्रॉब्लम्स हैं, और अपनी ज़िंदगी देख के फिर मुझे ये एहसास होता है कि आई शुड बी डूइंग मोर for other people. As a person आप क्या प्रेफर करती हैं doing in your free time? हॉबीज़ आपकी क्या हैं? मेरी हॉबीज़ हैं ज़्यादा किताबें पढ़ना, फिक्शन पढ़ना। फेवरेट ऑथर्स? और फेवरेट ऑथर्स मेरे ज़्यादातर हैं साउथ अमेरिकन, जैसे गैब्रियल गार्सिया मार्केज़, वार्गस लोसा। किताबें पढ़ने के अलावा टेलीविज़न बहुत देखती हूँ, मुझे पाकिस्तानी प्लेस बहुत पसंद है और उनमें कभी 2-3 को मैं फॉलो करती हूँ। तो बच्चों के साथ आप कैसे प्रेफर करती हैं टाइम स्पेंड करना? जस्ट स्पेंडिंग टाइम विद देम या फिर ईटिंग आउट? मेरे बच्चे, क्योंकि बेटी तो अमेरिका में है, तो हमारा जो टाइम इकट्ठे होता है वो यूजुअली मूवीज़ देखने में या बाहर खाना खाने में या टीवी इकट्ठे देखने में वो गुजरता है। और हसनैन जो कि अभी तक पाकिस्तान में था और फिर अमेरिका चला गया था, उसके साथ भी यही हमारा होता है कि कोई मूवी रेंट की और वो ला के घर पे देखी, और हम सब इंजॉय करते हैं हॉरर मूवीज़ बहुत ज़्यादा। सो हमारा फेवरेट पास टाइम है कि हम घर पे हॉरर मूवी लेके आते हैं और वो हम देखते हैं। तो ये बताएं तायरा जी, आपके कोई रिग्रेट्स हैं इस हवाले से कि आपके दोनों बच्चे जो हैं वो सिंगिंग में नहीं आए? हाँ, मुझे अभी ख्याल आता है कि अगर मैं कोशिश करती तो उनको थोड़ा बहुत गाना सिखा सकती थी, मगर जब मैंने कोशिश की इनके बचपन में तो दोनों ने रिजेक्ट कर दिया और कहा कि नहीं, हमने नहीं सीखना। तो मेरी आदत नहीं है बच्चों पे ज़बरदस्ती करने की, तो मैंने फिर फॉलो नहीं किया, मगर अब दोनों कहते हैं कि आपको चाहिए था कि हमें ज़बरदस्ती सिखा देते। कोई भी ऐसा शख्स हु यू लॉस्ट और इंसिडेंट जिसको आप समझती हैं यू कुडंट गेट ओवर? देखिए जी, हर बच्चे के लिए माँ बाप को लूज़ करना सबसे बड़ा उनकी ज़िंदगी में ट्रॉमा होता है, और इसी तरह पहले मेरे वालिद की वफ़ात हुई जब मैं 14 साल की थी,
तो उसका इम्पैक्ट तब तो नहीं हुआ, मगर बाद में जाके बहुत उनकी कमी महसूस हुई। और मेरी वालदा उसके बाद गई, तो मेरा ख़्याल है मेरी ज़िंदगी का और मेरे बहन भाइयों की ज़िंदगी का सबसे बड़ा लॉस ये है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है तारा? तुम ठीक हो? बिल्कुल ठीक। आए जी। नाजरीन, हम तायरा सैयद की भाभी के घर बैठे हुए हैं और वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आइए उनसे कुछ सवाल पूछते हैं तायरा सैयद के बारे में। जी, आप बताएं कि किस तरह की हैं तायरा सैयद एज अ पर्सन? तायरा एज अ पर्सन इज़ अ वंडरफुल पर्सन। बड़ी उसने अच्छी तरह अपनी फैमिली में भी निभाती है, सबके साथ मिलती है और अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छी है। चैरिटी में बहुत काम करती है, चैरिटी शौकत खानम के लिए उन्होंने शौकत खानम के लिए बहुत काम किया, वैसे भी चैरिटी देती है और उस बहुत अच्छे दिल की मालिक है। शी इज़ नॉट एट ऑल लाइक कि मैं उसकी भाभी हूँ या कुछ। हमारी तो इतनी ज़्यादा प्यार और इतना ज़्यादा वो है कि हमें तो लगता है कि हम दोस्त हैं। कभी ये फीलिंग ही नहीं हुई। एंड वी आर सच ए नेटेड फैमिली कि हमें कभी ये फीलिंग नहीं हुई कि ये नंद है, ये भावज है, ये कोई है। तो कभी सब लड़ाइयाँ भी मिलजुल नहीं के होती हैं? मेरा ख्याल है, आई हैव बीन मैरिड माशाल्लाह नाउ 40 years, और मुझे लगता है कि मेरी और तायरा की तो कभी भी लड़ाई नहीं हुई। एंड वी नहीं कर लेनी चाहिए, लेकिन है नहीं। हमारे घर में ये है कि हम हमेशा भाभीयों की साइड लेते हैं। अच्छा। हम अपने भाइयों की साइड कभी नहीं लेते। और ये मम्मी का भी यही था कि तौकीर और नाजी के बात में वो हमेशा नाजी की साइड लेती थी। वो टिपिकल पेट्रियार्कल एक हाँ, एटीट्यूड नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम भाइयों को बल्कि बिल्कुल और घास अच्छी नहीं बात डालते, है। भाभीयों को हम ज़्यादा तरजीह देते हैं। हम मतलब अगर कोई खाना है या कुछ है तो अगर तौकीर ना आए तो कोई बात नहीं, मगर नाजी का होना ज़रूरी होता है। इसी तरह इसकी बहू है, उसका भी हमारा वही है कि अब्बास आए ना आए, किरण ज़रूर होनी चाहिए बीच में। तो वी आर वेरी हैप्पी टू हैव ऑल द वुमेन टुगेदर। फीमेल्स, Pro वुमेन female, फैमिली, आई बिल्कुल, वुड बहुत ज़्यादा। बहुत। पाकिस्तान में मैं पूछना चाहूँगी आपका ओपिनियन क्या है क्लासिकल सिंगिंग के हवाले से? आप क्या फोर्सी करती हैं फ्यूचर? ब्राइट है कि आपको लगता है कि ख़त्म हो गया ऑडियंस क्लासिकल सिंगिंग का? देखिए, जिसको हम क्लासिकल म्यूज़िक कहते हैं ना, उसका फ्यूचर तो मुझे नहीं लगता कि ब्राइट है, क्योंकि क्लासिकल म्यूज़िक के सुनने वाले बहुत कम रह गए हैं। पुराने जो हैं उनका तो इंशाल्लाह रहेगा, स्कोप है। बहुत से हमारे अच्छे सिंगर्स हैं जो क्लासिकल गाते हैं, तो उनका तो है बिल्कुल स्कोप। अब आप देखें आबदा परवीन कितना कमाल का गाती हैं और उनके सुनने वाले पूरी दुनिया में मौजूद हैं। तो उस तरह के गाने वालों के लिए तो बहुत स्कोप है। मगर जहाँ क्लासिकल सिंगिंग आप कहेंगे कि राग गाना या वो चीज़ बहुत कम हो गई है, क्योंकि उसके लिए लोगों के पास अब टाइम नहीं रह गया। जो राग एक गाते थे, जैसे हमारे जो कमाल के डुओज थे, अमानत अली, फ़तेह अली, नज़ाकत अली, सलामत अली, वो रात को 3-3 घंटे 4-4 घंटे गाते थे और लोग बैठ के सुनते थे। लोगों में अब पेशेंस नहीं रह गया। They prefer getting up, dancing. जल्दी से हाँ, बस बिल्कुल। वो गाना हो, डांस करें और वो ख़त्म हो। हर चीज़ को फास्ट फॉरवर्ड कर दें और मतलब अगर फिल्म देखनी है तो वो भी पूरी नहीं देखनी, उसको भी फास्ट फॉरवर्ड करना है, चैनल्स भी फ्लिक करते रहना है। ये प्रॉब्लम है कि लोग सुनने को तैयार नहीं है। कोई क्लासिकल चीज़, कोई क्लासिकल ड्रामा, कोई इस तरह की किताब, तो ये प्रॉब्लम हुई है। हमारे बहुत अच्छे क्लासिकल सिंगर्स थे, उनके आगे बच्चे भी जो हैं वो भी क्लासिकल नहीं गाते, क्योंकि उनको आगे स्कोप कोई नहीं है उसमें। आप क्या डिफरेंस फील करती हैं अपने ज़माने के यंगस्टर्स में और आज के यंगस्टर्स में? क्या डिफरेंस है? मैं नहीं समझती कि कोई डिफरेंस है। जो हमारी टाइम पे यंगस्टर्स थे वो वेस्टर्न पॉप म्यूज़िक सुनते थे। आज क्योंकि हमारी लोकल पॉप सिंगर्स बहुत अच्छे हैं और लोगों को बहुत पसंद है और बच्चों को पसंद है, तो अब हमारी जो जनरेशन है यंगस्टर्स की, वो हमारे अपने सिंगर्स को सुनती है, जो कि मैं समझती हूँ बहुत अच्छी बात है। हमारे पास अपनी इतनी अच्छी इंडस्ट्री है कि लोग हमारे बच्चे हमारा म्यूज़िक इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, ये बताएं, आप किसी को ऐसे एडवाइस देंगी कि आज कल की मॉडर्न एज में कोई टेकअप करे क्लासिकल सिंगिंग या सेमी क्लासिकल सिंगिंग को एज अ प्रोफेशन? मेरा तो ख्याल है जी कि अगर आपने बिल्कुल कोई पॉप म्यूज़िक भी गाना है या आपने हिप हॉप भी गाना है,
तो क्लासिकल म्यूज़िक की ट्रेनिंग के बगैर ये मुश्किल है। अगर वो क्लासिकल सिंगिंग सीखेंगे तो उसके बाद वो जो भी गाएंगे वो बहुत अच्छा होगा, बेहतर होगा, बहुत अच्छा होगा। क्लासिकल म्यूज़िक आप सीख के उसके बाद जो मर्जी गाएं, मगर क्लासिकल म्यूज़िक सीखना तो ज़रूर है। ठीक है, मतलब वो इस तरह है कि जैसे आपने ABC नहीं सीखा और अंग्रेज़ी सीखने की कोशिश की है, तो इसी तरह हर गाने के लिए मौजू है कि वो पहले क्लासिकल म्यूज़िक की कुछ ट्रेनिंग ले लें। अच्छा ये बताएं, आप टिप्स उन लोगों को क्या देना चाहेंगी जो इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं? मेरे पास तो कोई टिप्स नहीं है जी, जैसा कि मैंने आपको बताया। What does it make to be a good singer? आपका क्या ख्याल है, क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? अब तो कोई क्वालिटी की ज़रूरत नहीं है, अब तो आपका रिकॉर्डिंग स्टूडियो अच्छा हो तो आपका बहुत अच्छा गाना हो सकता है। कंप्यूटराइज्ड ये टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है कि अब अच्छा गाना भी ज़रूरी नहीं है। एक चीज़ आपको इनमें पिन पॉइंट करनी पड़े जो आपको लगता है इनका बेस्ट पर्सनालिटी ट्रेट है, वो क्या होगा? वो तो यही है कि इतनी चैरिटी देती है लोगों को, और अपने जिसको भी कोई तकलीफ हो, शी इज़ ऑलवेज देयर फॉर यू। ये खुद भी बता रही थी अपने बारे में। हाँ, बहुत ज़्यादा उसको कई दफ़ा मैं सोचती रहती हूँ कि इसमें क्यों इतनी अच्छी क्वालिटी तो ये बहुत कम लोगों में होती है। बिल्कुल, कि शी रियली गोज आउट ऑफ द वे किसी को भी हेल्प करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा वैसे आप इनके साथ जाती हैं इनकी परफॉर्मेंसेस पे? बहुत कम गई हूँ, एक दो दफ़ा शायद मैं गई हूँ। इसका सुर का सफ़र एक इसका बहुत बड़ा था, टीवी पे आया था। तो वो कैसा एक्सपीरियंस था? दैट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। अच्छा ये बताएं, आप कंसिडरिंग आपकी फैमिली में इतना सिंगिंग की हिस्ट्री रह चुकी है, मलका पुखराज थी, तायरा जी भी गाती है, तो आपको पसंद है सिंगिंग? बहुत ज़्यादा। मैं तो बहुत, हम लोग जब ये शादियाँ वादियाँ होती हैं तो फिर हम सारे हमनवा बन जाते हैं। हालांकि आवाज़ें नहीं है, मेरी तो आवाज़ बिल्कुल नहीं है, लेकिन हमनवा ज़रूर बनते हैं। जस्ट गो विद द फ्लो, जस्ट गो विद द फ्लो। चलें, तो ये है कि म्यूज़िक का तो मेरा ख्याल है दुनिया में कोई ऐसा बंदा नहीं जिसको शौक ना हो। बिल्कुल। और आपका तो फैमिली जो है इतने ज़्यादा सिंगर्स है कि आप लोगों का तो होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स है, मुझे तो कॉम्प्लेक्स है कि मैं गाऊंगी तो मैं तो बहुत ही बुरा गाऊंगी। अच्छा आपको इनकी पर्सनली कौन सी ऐसा सॉन्ग है, कोई गज़ल या नज़म जो बहुत मूव करता हो? मुझे तो मम्मी का जो नज़म थी ना, अभी तो मैं जवान हूँ, विच इज़ वर्ल्ड नोन आई थिंक, बिल्कुल वही ताहिरा ने जब गाया तो मुझे तो मुझे तो वही अच्छी लगती है नज़म इनकी। क्या मैसेज आप देना चाहेंगी अपने फैंस को, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी ख़वातीन को जो शो देख रही हैं? ख़वातीन को अपने हकूक़ के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, और हमारी ख़वातीन को अभी तक यही नहीं बताया गया कि आपके हकूक़ क्या हैं अपने लॉ के उस हवाले से, और आपको किस किस तरह लॉ की प्रोटेक्शन मिल सकती है। बिल्कुल। तो मेरा यही ख्याल है कि आप अपने हकूक़ से वाकिफ़ हों। एजुकेशन तो कईयों की किस्मत में है, कईयों की किस्मत में नहीं है, मगर अपने हकूक़ जानना ज़रूरी है, और वो किसी भी समझदार औरत से, वकील से ये पूछ सकते हैं। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तरक्की में भी ख़वातीन का बहुत हाथ हो सकता है, और है, जैसा कि हम देखते हैं। तो अपने आप को बिल्कुल आप पीछे ना रखें, और जिस तरह भी हो सके आप आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी फॉर कमिंग एंड बीइंग विद अस। नाज़रीन, हम इसी नोट पे अपने आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। उम्मीद रखते हैं कि आपको आज का शो और तायरा सैयद के साथ ही मुलाकात पसंद आई होगी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए शो और एक नई गेस्ट के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज आपके साथ खुदा हाफिज़।